हेलो वेलकम यू ऑल। देखिए कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन 2023 का जो प्रीलिम्स है वो 19 फरवरी 2023 में होगा और मेंस उसके बाद लगभग 4 महीने बाद जुलाई मंथ में कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन उसके लिए अभी से हमको मेंस के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि फरवरी के बाद हमारे पास सिर्फ 4.5 महीना रह जाता है। जुलाई के आखिर में अगर मेंस है तो, और दिस मच टाइम इज़ नॉट सफिशियंट अगर कोई मेंस के लिए प्रिपेयर करना चालू करते हैं 20 फरवरी से। ठीक है। और मेंस का जो टॉपिक है कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन का वो थोड़ा हटके है, वो डिस्क्रिप्टिव है, सब्जेक्टिव है। आपको पता ही होगा कि 200 200 200 तीन क्वेश्चन पेपर आते हैं सब्जेक्टिव। एक में इनऑर्गेनिक आपको मिलेगा, एक में ऑर्गेनिक प्लस एनालिटिकल मिलेगा और एक में फिजिकल मिलेगा। ये जो इमेज मैंने लिया है और साथ साथ ये भी जो मैंने इमेज लिया है ये डायरेक्ट जीएसआई के जो एडवर्टाइजमेंट है वहाँ से स्निपिंग शॉट मैंने उठाया है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस का टॉपिक वाइज प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं मेंस के लिए कि मैं पूरा इनऑर्गेनिक सॉलिड्स एक दिन के सिटिंग में या एक वीडियो में कंप्लीट करूँगा, क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं होगा और आपके पास एक्चुअल नोट्स नहीं मिलेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इसमें नोट्स मिल पाना। देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या है, डायस के नोट्स है, लेकिन डायस इज डेडिकेटेड टू यूपीएससी ऑप्शनल केमिस्ट्री और यूपीएससी ऑप्शनल केमिस्ट्री पेपर का सिलेबस आप देख लीजिएगा खुद ही। यहाँ का मतलब कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन का जो ऑप्शनल केमिस्ट्री पेपर है, सॉरी ऑप्शनल नहीं, ये तो एक्चुअल केमिस्ट्री का पेपर है, इससे काफ़ी अलग है। और यूपीएससी का कंडक्ट किया गया हुआ कोई भी एग्जाम का खासियत क्या है कि ये अपने सिलेबस का एक भी लाइन के बाहर नहीं जाता। तो मैं सिलेबस के एक एक टॉपिक उठाऊंगा, जैसे इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हो गया, और उस टॉपिक के अंदर जितने भी लाइन दिया गया हुआ है जैसे कि डिफेक्ट्स, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स एंड सॉलिड सॉल्यूशंस, मोनोऑक्साइड्स ऑफ 3D मेटल्स, जो छोटे छोटे कॉमा के बाद एक एक लाइन या आप बोल सकते हो एक एक पिन पॉइंट किया हुआ टॉपिक दिया गया है, उसको उठाऊंगा और उसको एक एक लेक्चर नोट में ख़त्म करूंगा। और साथ ही साथ आप नोट लेते जाना, मेरे बात भी सुनते जाना, ताकि कोई भी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना हो, और नोट भी लेते जाइएगा। और मैं हर एक टॉपिक को ख़त्म करने के बाद ही दूसरे टॉपिक में जाऊंगा। तो आज हम नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स एंड सॉलिड सॉल्यूशंस, जो ये छोटा सा पोर्शन है, इसके ऊपर नोट बना लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स और सॉलिड सॉल्यूशंस ये होते क्या हैं? देखिए, व्हेन टू सॉलिड मेटल्स और वन मेटल एंड अनदर नॉन मेटल आर मिक्स्ड थ्रू हीटिंग, जब दो सॉलिड मेटल्स या फिर एक मेटल और अनदर एक नॉन मेटल को आप हीटिंग के थ्रू मिक्स करते हो तो कुछ पॉसिबिलिटीज बनती हैं। द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज मे अराइज, विच वंस? फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, formation of substitutional alloy, formation of interstitial alloy and formation of simple mixture। अब जो ये सॉलिड सोल्यूशन नाम है, सॉलिड सॉल्यूशंस जो टॉपिक का नाम है, वहाँ पे सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एक्चुअली एलॉय, और कुछ सोल्यूशन बोल सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। आप यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखिएगा, जो 4 पॉसिबिलिटीज़ है आयोनिक कंपाउंड्स बनने का और सिंपल मिक्सचर बनने का, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ इसके ऊपर हम नहीं पढ़ेंगे। हमारा एम क्या है? हमारा एम है सॉलिड सॉल्यूशंस पढ़ना, जो कि एक्चुअली है सब्स्टिट्यूशनल एलॉय और इंटरस्टिशियल एलॉय। देखिए आप लिखते जाइए साथ में, हाँ, ये यहाँ से लिखना चालू कर दीजिएगा। नाउ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स अराइज व्हेन द कंपोनेंट्स electronegativity are far apart, these are called ionic solids। आयनिक सॉलिड्स जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी था वो कब बनता है? वो तभी बनता है जब कंपोनेंट्स के जो भी कंपोनेंट्स मिलके मिक्स हम कर रहे हैं उनका आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, तब आयनिक कंपाउंड्स बनता है और उसको हम बोलते हैं आयनिक सॉलिड्स। हमारे सिलेबस में क्या है? सब्स्टिट्यूशनल एलॉय। डेफिनेशन क्या है इसका? इफ द सॉल्यूट atoms can substitute the solvent atoms at their lattice sites, important line, at their lattice sites, then substitutional alloys are formed। यहाँ पे सॉल्यूट हम किसको बोल रहे हैं, सॉल्वेंट हम किसको बोल रहे हैं? जब एलॉय तैयार होता है तब सॉलिड्स
चाहे वो मेटल का हो, नॉन मेटल का हो, वो मोल्टेन फॉर्म में रहता है। और मोल्टेन फॉर्म में जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, और जिसका अमाउंट कम होगा उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे। प्योरली जो लिक्विड सॉल्यूशन का थ्योरी है वही यहाँ पे एप्लीकेबल है एलॉय में। तो सॉल्यूट का एटम सब्स्टिट्यूट किसको करता है? सॉल्वेंट एटम्स को। कहाँ पे? एट देयर लैटिस साइड, तब बनता है सब्स्टिट्यूशनल एटम्स, और इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। दिस कैन हैपन इन टू वेज, एक है ऑर्डर्ड मैनर और एक है इन डिसऑर्डर्ड मैनर। इफ द अरेंजमेंट इज रैंडम, it leads to a random substitutional alloy, while the ordered arrangement produces ordered substitutional alloy or superlattice। यहाँ पे ordered और disordered हम कैसे देखेंगे? जैसे कि मान लीजिए ये नॉर्मल एक लैटिस साइट है, किसका? सॉल्वेंट का। ये भी नॉर्मल एक लैटिस साइट है सॉल्वेंट का। अब यहाँ पे जो सॉल्यूट एटम्स है हमें उसको बिठाना है। सॉल्यूट एटम्स को हम कितने तरीके से बिठा सकते हैं? एक तो रैंडमली हम सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसको मैंने सब्स्टिट्यूट करवा दिया, इसको भी सब्स्टिट्यूट करवा दिया, इसको भी करवा दिया और इसको भी करवा दिया। तो ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट हुआ। कौन सब्स्टिट्यूट हुआ? सॉल्वेंट एटम्स बाय सॉल्यूट एटम्स। और ये कैसे हुआ? रैंडम फैशन में हुआ। तो ये क्या बना? सॉल्यूट सॉल्यूशन तो बना, लेकिन ये बना रैंडम या डिसऑर्डर्ड सॉल्यूट सॉल्यूशन। सेकेंड वाला पॉसिबिलिटी क्या है कि सब्स्टिट्यूट तो होगा लेकिन वो बहुत ही ऑर्डर्ड मैनर में होगा। कैसे? ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है लाइन लाइन, एक पर्टिकुलर लाइन वाइज हो रहा है, ठीक है। अब ये तो एक छोटा सा पार्ट है बड़ा सा एक लैटिस का। यहाँ पे आप देख लीजिए, इस लाइन के थ्रू, इस लाइन के थ्रू, इस लाइन के थ्रू, मतलब इन एन ऑर्डर्ड फैशन ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। और इसके बनते जो सॉल्यूट सोल्यूशन हमें मिलेगा उसको हम कहेंगे ऑर्डर्ड सॉल्यूट सोल्यूशन या फिर सुपर लैटिस। डेफिनेशन पूछा जा सकता है सुपर लैटिस, इसको हम सुपर लैटिस बोलते हैं। नाउ at higher temperature substitutional alloys are random, लेकिन at lower temperature substitutional alloys are ordered। क्यों? Because random substitution leads to increase in entropy which in turn decrease the Gibbs free energy। अब बस इस इक्वेशन के साथ तो आप फैमिलियर होंगे, आप इस पर सा ध्यान दीजिए कि रैंडम सब्स्टिट्यूशन लीड्स टू इंक्रीज इन एंट्रोपी, मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है डेल्टा एस ये बढ़ जाता है। कहाँ पे? रैंडम सब्स्टिट्यूशन अगर हो तो मान लीजिए अगर डेल्टा एस बढ़ जाए और उसके साथ साथ हम टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा दे तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भागेगा ऊपर की तरफ, उसके चलते डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ये नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव हो जाएगा तो गिब्स फ्री एनर्जी जो डेल्टा जी है वो भी बहुत डिक्रीज करेगा। यहाँ पे देखिए डिक्रीज लिखा हुआ है। तो इस रीजन को अच्छे से समझ लीजिए कि बिकॉज रैंडम सब्स्टिट्यूशंस लीड्स टू इंक्रीज इन एंट्रोपी विच इन टर्न डिक्रीज द गिब्स फ्री एनर्जी, ये होगा। एट हायर टेम्परेचर हमें रैंडम सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस मिलेगा और एट लोअर टेम्परेचर हमें ऑर्डर्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ जिंक एंड कॉपर, ये आगे भी आएगा, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इन इक्वल एटॉमिक प्रोपोर्शन एडॉप्ट्स द, इनको अगर इक्वल एटॉमिक प्रोपोर्शन में मान लीजिए 1:1 या 2:1 इनका जो एटॉमिक है प्रोपोर्शन उसमें मिक्स किया जाए तो क्या क्या बन सकता है? एडॉप्ट्स का मतलब ये कौन कौन सा स्ट्रक्चर एडॉप्ट कर सकते हैं। पहला वाला पॉसिबिलिटी क्या है? डिसऑर्डर्ड और रैंडम सब्स्टिट्यूशनल एलॉय इन फॉर्म ऑफ बीसीसी लैटिस। कब बनेगा ये? एट मोर देन इक्वल्स टू 470 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हायर टेम्परेचर में, क्योंकि हायर टेम्परेचर में हमें क्या मिलता है? रैंडम मिलता है। और सेकेंड पॉसिबिलिटी ऑर्डर्ड बीसीसी लैटिस, दोनों में बनेगा बीसीसी लैटिस, यहाँ पे ऑर्डर्ड बनेगा। कब? इन लोअर टेम्परेचर। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cu एंड जिंक बोथ विथ रेस्पेक्ट टू जिंक एंड Cu रेस्पेक्टिवली इज 8:8। 8:8 मतलब एक जिंक को घेर के रहेगा Cu का
8 एटम और हर एक Cu को कोऑर्डिनेट करके रहेगा जिंक का 8 एटम। सो 8:8 कोऑर्डिनेशन होगा इसका, और ये लोअर टेम्परेचर में बनेगा। ये होगा ऑर्डर्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस। नाउ सिमिलरली AuCu गोल्ड और कॉपर भी ऐसा सिस्टम हमें देते हैं, गिव्स अ डिसऑर्डर्ड सब्स्टिट्यूशनल एलॉय। कब देते हैं? जब मोर देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। और ऑर्डर्ड कब हमें मिलता है? जब लेस देन 450 डिग्री टेम्परेचर होता है। कंडीशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंडीशंस क्या है सॉलिड सॉल्यूशन बनने के लिए। फॉर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशनल कंटिन्यूअस मिसिबल सॉल्यूशन। ये जो कंटिन्यूअस मिसिबल सॉल्यूशन ये दिया गया है, इसका मतलब ही है सॉलिड सॉल्यूशन, और हम पर्टिकुलरली सब्स्टिट्यूशनल के बारे में बात कर रहे हैं। जो जो कंडीशंस है उसको हम किस नाम से जानते हैं? ह्यूम-रॉदरी रूल्स। इसको ध्यान में रखिएगा, ह्यूम-रॉदरी रूल्स, क्योंकि HR रूल्स या ह्यूम-रॉदरी रूल्स के बारे में यूपीएससी में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसी रूल्स को ह्यूम-रॉदरी रूल्स बोलते हैं। तो कंडीशंस क्या क्या है? एक नंबर है मेटेलिक रेडियाई वाला कंडीशन। क्या कंडीशन? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मेटल्स एटम्स मस्ट बी सिमिलर इन साइज। जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मेटल्स है उनके एटम का साइज सिमिलर होना चाहिए। देयर मेटेलिक रेडियाई should not differ by more than 15%। दूसरा कंडीशन क्या है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाला कंडीशन है दूसरा। यहाँ पे क्या है? बोथ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मेटल्स मस्ट हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सेम के जगह सिमिलर कर दीजिएगा नोट लिखने के वक्त, सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंडीशन क्या रहेगा? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द मेटल्स मस्ट बी कंपेरेबल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शुड बी सेम नंबर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। आप ये तीनों जो कंडीशन है उसमें देख रहे हैं, ज़्यादा कुछ ध्यान रखने के लिए है नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि सब सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए, एक दूसरे के मेटेलिक रेडियाई 15% ब्रैकेट में आना चाहिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिमिलर होना चाहिए, मतलब BCC हो तो दूसरा भी BCC होना चाहिए, FCC हो तो दूसरा भी FCC, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में सेम होना चाहिए। और फोर्थ, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी शुड बी सिमिलर। ये चार जो प्रॉपर्टीज है उसको हम ह्यूम-रॉदरी रूल्स के नाम से जानते हैं। और सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस वर्सेस इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स। अब इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स क्या है? सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस का ही एक टाइप है। अब वो कैसे बनता है वो हम देख लेते हैं। पहले कुछ एग्जांपल्स क्या है? कॉपर गोल्ड, सिल्वर गोल्ड, कॉपर निकल, जर्मेनियम सिल्वर। ये क्या करते हैं? सेटिस्फाई ऑल 4 HR रूल्स, मतलब ह्यूम-रॉदरी रूल्स। HR रूल्स को ये सेटिस्फाई करता है। एंड इट कैन बी मिक्सड इन ऑल प्रोपोर्शंस। जब 4 HR रूल्स सेटिस्फाई हो जाए तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस जो बनता है वो कोई भी प्रोपोर्शन में बन सकता है। तो दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, कैन बी मिक्सड इन ऑल प्रोपोर्शंस। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स पे। इसका एग्जांपल क्या है? कॉपर जिंक, सोडियम पोटेशियम। दे डू नॉट सेटिस्फाई ऑल 4 HR रूल्स। ठीक है, नॉट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेटिस्फाई नॉट ऑल 4 HR रूल्स, सो दे हैव limited range of solubility and forms always random substitutional alloy। तो इनका लिमिटेड रेंज होता है सॉल्युबिलिटी का, कोई भी रेंज में ये एक दूसरे के साथ मिसिबल नहीं होता है, और ये रैंडम सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन तैयार करता है। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि कॉपर, ये नॉर्मली FCC फॉर्म में रहता है, उसमें हम थोड़ा जिंक ऐड किए हैं, कितना? लेस देन 35%। तो हमें क्या मिलेगा? अल्फा फेज मिलेगा, जो कि स्ट्रक्चरल वाइज सेम रहेगा FCC। रैंडम सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन ये है। उसके बाद जब हम और जिंक ऐड करेंगे, यहाँ पे प्लस देते जाइएगा आप नोट लिखने के वक्त, 45 to 50%, तब हमें मिलेगा बीटा फेज। वो स्ट्रक्चर चेंज करेगा, फर्स्ट टाइम BCC बनेगा, और वो कौन सा सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा? इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। और स्टोइचियोमेट्री उसका क्या होगा? CuZn। हम थोड़ा और जिंक ऐड करेंगे उसमें, तो हमको मिलेगा गामा फेज। वो है कॉम्प्लिकेटेड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये भी इंटरमेटेलिक कंपाउंड है। हाँ, इंटरमेटेलिक कंपाउंड कौन सा है? ये जो इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स हम बोल रहे हैं इसको इंटरमेटेलिक कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
above limited range miscibility they form some special kind of intermetallic compounds also known as इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स। हर एक चीज़ नोट करते जाइएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला था हैव लिमिटेड रेंज ऑफ सॉल्युबिलिटी। अगर कोई भी एचआर रूल्स का ऑल 4 पॉसिबिलिटीज कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो वो ऑल प्रोपोर्शन में मिक्स नहीं हो सकता, कुछ लिमिटेड प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकता है। लेकिन उसके ऊपर अगर अबव वो लिमिटेड रेंज में वो गया मिसिबल होने के लिए तो एक स्पेशल काइंड ऑफ इंटरमेटालिक कंपाउंड्स बनाएगा, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स। तो वो इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स कौन सा है? ये गामा फेज वाला है। उसका स्टोइशियोमेट्री क्या है? Cu5Zn8। उसके बाद Zn 80% हमने ऐड कर दिया, हमें मिला डेल्टा फेज। उसके बाद Zn और ऐड किया 82 to 88%, हमें मिला एप्सिलॉन फेज। इंटरमेटालिक है ये भी, मतलब इलेक्ट्रॉन कंपाउंड इसमें पड़ता है। और CuZn3 ये रहा इसका स्टोइशियोमेट्री। आफ्टर एडिंग मोर जिंक वी विल गेट ईटा फेज। दिस इज कॉल्ड ईटा फेज। स्ट्रक्चर होता है इसका HCP। ये रैंडम सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन होता है, रैंडम सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अभी तक जो भी मैं एरो यूज़ कर रहा था वो एक तरफ जा रहा था, है ना। अभी जिंक लेते हैं जो नॉर्मली HCP फॉर्म में रहता है, उसमें अगर हम ऐड करें कॉपर लेस देन 1% तो हम डायरेक्ट ईटा फेज में पहुंचेंगे, जो कि है एक रैंडम सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस। ठीक है, अब आते हैं जिंटल फेज। इट्स अ फेज रिगार्डिंग इंटरमेटालिक कंपाउंड्स विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स। These are formed by the combination of electropositive metals। यहाँ देखिए मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, आप पूरा स्पेलिंग करके लिखिएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स with less electropositive elements having a cluster forming tendency। अब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ जब कोई हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, देखिए हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक्चुअली हम मेटल बोल रहे हैं क्योंकि वो मेटल होते हैं, लेकिन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसीलिए हमने एलिमेंट इस वर्ड का यूज़ किया है। इन दोनों का अगर मिक्सचर हो जाए तो ये बन सकता है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम थैलियम Mg2Sn, कैल्शियम Zn2 ये 2 है, रुबिडियम इंडियम, सोडियम लेड, ये थोड़ा नोट कर लीजिएगा, जो भी है एटसेट्रा। 2-3 एग्जाम्पल यूज करना बहुत होगा, आपको सब कुछ याद नहीं रखना है, नोट बस कर लीजिएगा। ड्यूरिंग देयर कॉम्बिनेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये V फॉर वैलेंस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स गेट्स ट्रांसफर्ड टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इन जनरल सिंपल फेज है वो possess the non-metallic property, though the constituent elements are very often metal. They have stoichiometry and they are very often similar. They are very often colored also. Okay, ये टिप्स है, ये आगे अच्छा चला है। एग्जांपल एंड इसका मेंशन कर दिया। सिंपल फेज का ये जो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी होता है वो द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर वेरी ऑफन, उसके साथ फिक्स्ड जियोमेट्री रहता है और इसी में बनते हैं और कलर्ड भी होते हैं। ठीक है, जिंटल फेस के ऊपर ये तो गया। इसके बाद जो थर्ड पॉसिबिलिटीज था, आपको याद है ना, यहाँ पे मैंने जो 4 पॉसिबिलिटीज दिखाया था, एक है आयनिक कंपाउंड जो हम नहीं पढ़ेंगे, एक है सिंपल मिक्सचर जो हम नहीं पढ़ेंगे, ये सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, और एक कौन सा था, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। अब हम इंटरस्टिशियल में आते हैं। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है? डेफिनेशन मान लीजिए इसको, व्हेन मेटल्स एडॉप्ट क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट सम टेट्राहेड्रल, इसका मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल्स, सम टेट्राहेड्रल होल्स एंड सम ऑक्टाहेड्रल होल्स गेट्स लिफ्ट। मतलब कोई भी मेटल जब क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट तैयार करता है तो कुछ होल्स जो कि टेट्राहेड्रल भी होते हैं और ऑक्टाहेड्रल भी होते हैं वो छूट जाते हैं। These holes may be occupied during formation of solid solution by some solute elements. It can happen in 2 ways. कौन से 2 तरीके से हो सकते हैं? Either the solute elements is too small
टू नीड एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि हाइड्रोजन बहुत छोटा है, उसको कोई भी तरीके का होल चलेगा, टेट्राहेड्रल हो ऑक्टाहेड्रल हो, और द सॉल्यूट एलिमेंट्स और इम्प्योरिटीज सेटिस्फाई द फॉलोइंग रेडियस रेशियो रूल्स, या तो बहुत छोटा होना चाहिए, नहीं तो ये वाला रूल मानना चाहिए। रेडियस ऑफ सॉल्यूट अपॉन रेडियस ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 0.225 to less than 0.414 for tetrahedral holes। आई एम श्योर कि आप लोग रेडियस रेशियो रूल्स में इसके साथ फैमिलियर हो चुके होंगे। मैं जब सॉलिड्स और पढ़ाऊंगा तब रेडियस रेशियो रूल्स में आऊँगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स के सिलेबस में है। मैं प्रीलिम्स के सिलेबस के जो भी टॉपिक्स है वो भी टॉपिक वाइज अपलोड करते जाऊँगा, लेकिन मेंस भी अभी से इसलिए चालू कर रहा हूँ क्योंकि उसके लिए बाद में हमको वक्त नहीं मिल पाएगा। तो हम कह रहे थे कि या तो ये रेंज होना चाहिए, नहीं तो 0.414 टू लेस देन 0.732 ये रेंज होना चाहिए फॉर ऑक्टाहेड्रल होल्स। ठीक है। नाउ जनरली हाइड्रोजन ऑक्युपाइज द टेट्राहेड्रल साइट्स। मैंने कहा था कि हाइड्रोजन बहुत स्मॉल है। जनरली हाइड्रोजन ऑक्युपाइज द टेट्राहेड्रल साइट्स वाइल अदर एलिमेंट्स लाइक कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, यहाँ पे मैंने एटसेट्रा लिखा है, लेकिन एटसेट्रा आप लिखिए मत। एक्चुअली ये तीनों ही सबसे ज़्यादा सॉलिड सॉल्यूशंस फॉर्म करते हैं और ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्युपाई करते हैं। तो आप लिखिएगा अदर एलिमेंट्स लाइक कार्बन, बोरॉन एंड नाइट्रोजन ऑक्युपाई द ऑक्टाहेड्रल साइट्स। In all cases, the basic metallic structure of the solvent metal remains unchanged। मतलब जिसका लैटिस साइट्स ऑक्युपाई हो रहा है सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट का स्ट्रक्चर सेम रहता है, बेसिक मेटेलिक स्ट्रक्चर्स डजंट गेट अफेक्टेड। इसका मतलब यही है, बिकॉज ऑफ द ऑक्युपेंसी ऑफ द इंटरस्टिशियल साइट्स और होल्स बाय सॉल्यूट एटम्स, द ईज ऑफ स्लीपिंग वन लेयर ओवर अनदर लेयर इज रिड्यूस्ड और डिमिनिश्ड। मतलब जो इंटरस्टिशियल होल्स में हैं वो अगर ऑक्युपाई हो जाए तो ग्राफाइट के जैसे आप सोचिए कि बीच में जो जगह है खाली वो अगर भर जाए तो ग्राफाइट का उतना लेयरी स्ट्रक्चर बना पाता नहीं बना पाता। तो सॉलिड सॉल्यूशंस में भी सेम केस है कि अगर सॉल्यूट एटम्स वो साइड्स जो इंटरस्टिशियल साइड्स और होल्स है वो ऑक्युपाई कर लेते हैं तो द ईज ऑफ स्लिपिंग वन लेयर ओवर अनदर लेयर विल बी रिड्यूस्ड और डिमिनिश्ड। तो इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा? एज ए रिजल्ट इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस have significantly increased hardness, increased melting point and increased chemical inertness। melting point बढ़ जाएगा, hardness बढ़ जाएगा, वो केमिकली किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन कम क्या हो जाएगा? यहाँ पे कम हो जाएगा malleability, जो मेटल का कैरेक्टर है malleability, क्योंकि उसके लिए भी बीच में लेयर होना ज़रूरी था, reduced malleability। अब ये रहा सॉलिड सॉल्यूशंस का पार्ट। अब ये खत्म नहीं हुआ, सॉलिड सॉल्यूशंस थोड़ा सा बाकी है, लेकिन वो किसके साथ रिलेटेड है? वो हमारा अभी जो नया टॉपिक है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स, इसके साथ रिलेटेड है। तो सॉलिड सॉल्यूशंस का बहुत थोड़ा सा जो पार्ट है वो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स के आखिर में आपको मिल जाएगा। ये क्या है एक बार देख लेते हैं। आपको पता ही होगा नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या है। जैसे आते हैं ना वुडजाइड वगैरह का स्ट्रक्चर 0.96 ऐसे करके जो स्ट्रक्चर्स आते हैं जिसमें प्रॉपर कोई नहीं होता नंबर 1 2, मतलब होल नंबर नहीं होता, उसको हम कहते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स। डेफिनेशन: दे आर द रिजल्ट्स ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स ऑकरिंग इन सॉलिड्स। सॉलिड्स का जो डिफेक्ट है पहला वाला टॉपिक, उसको मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि वो भी मेंस के लिए अगर आप पढ़ोगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके लिए भी नोट्स अलग से मैं पढ़ाऊंगा। जो प्रीलिम्स या CSIR नेट गेट के लिए हम डिफेक्ट्स पढ़ते हैं सॉलिड का MCQ सॉल्व करने के लिए, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। दिस इज कॉमन इन सॉलिड स्टेट कंपाउंड्स ऑफ D ब्लॉक, F ब्लॉक एंड लेटर P ब्लॉक एलिमेंट्स। लेटर बोले तो P ब्लॉक के जो हेवी एलिमेंट्स है, और भी राइट हैंड साइड के तरफ आप जाओगे जब, जो हेवी एलिमेंट्स है उसको बोल रहे हैं लेटर P ब्लॉक एलिमेंट्स। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट exhibits variable composition but retains the same structure। इस लाइन को बिना एग्जाम्पल के समझना मुश्किल होगा। एग्जाम्पल देखिए, एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड द कंपोजिशन ऑफ आयरन मोनोऑक्साइड विच इज समटाइम्स रिफर्ड एज वुजाइट और वुडसाइट, हम इंग्लिश में वुडसाइट बोलते हैं, Fe1 - XO, ये इसका जनरल
फॉर्मूला है, वेरीज फ्रॉम Fe 0.890 टू Fe 0.960। अब इस लाइन को, जिसको हम पहले समझ नहीं पाए थे, उसको देखते हैं। ए नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड is a substance that exhibits variable composition। वेरिएबल कंपोजिशन दिखा रहा है यहाँ पे 0.89। मान लीजिए इसके बाद के कंपाउंड में ये 0.90 हो जाए, उसके बाद 0.91 हो जाए और आखिर में ये Fe 0.96 हो जाए, तो वेरिएबल कंपोजिशन हो गया, बट रिटेन्स द सेम स्ट्रक्चर टाइप। सेम स्ट्रक्चर टाइप कौन सा? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर टाइप। Gradual changes in the size of the unit cell occurs as the composition is varied, but all the features of the rock salt structure are retained throughout this composition range। यही था इस डेफिनेशन का एग्जाम्पल और मतलब। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन ये है, द फैक्ट दैट द लैटिस पैरामीटर ऑफ द कंपाउंड वेरी स्मूथली throughout the temperature range is the defining criteria of a non-stoichiometric compound। पहले इतना तक समझ लेते हैं। लैटिस पैरामीटर ऑफ द कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड? जो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड है, अगर वो स्मूथली वेरी करते हैं थ्रू आउट द टेम्परेचर रेंज, तभी उसको बोला जाएगा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड है। अगर वो स्मूथली वेरी नहीं करता तो ये डिफाइनिंग क्राइटेरिया नहीं होगा, तो वो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड नहीं माना जाएगा। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स का डिफाइनिंग क्राइटेरिया या डिफाइनिंग मोमेंट वही होता है जब हमें पता चलता है कि इसका जो लैटिस पैरामीटर है वो स्मूथली वेरी करता है होल टेम्परेचर रेंज में। बिकॉज ए डिसकंटिन्यूएशन इन द वैल्यू ऑफ द लैटिस पैरामीटर इंडिकेट दैट फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू क्रिस्टल। मतलब ये जो रॉक टाइप स्ट्रक्चर था एफीओ का, थ्रू आउट द कंपोजिशन चल रहा था, चाहे जितना भी टेम्परेचर या कंपोजिशन आप चेंज कर लो, ये स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट लाइक ही रहेगा। लेकिन अगर ये रॉक सॉल्ट ना होके दूसरा कोई फेज में चला जाता, ये न्यू क्रिस्टल फेज, दूसरा कोई क्रिस्टल फेज बना लेता, तो हमें एक डिसकंटिन्यूएशन मिलता, तब हम उसको नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड नहीं कह पाते। नेक्स्ट, मोर ओवर। ये मोर ओवर देके जितने भी चीज मैं बता रहा हूँ उसको आप अपने आंसर्स में, मान लीजिए नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स के ऊपर आपको बस पैराग्राफ लिखने दिया गया है, 5 से 7 नंबर, 5 नंबर या 4 नंबर या 3 नंबर या 2 नंबर है, तो उसमें आप इसको इंक्लूड मत कीजिएगा। यहाँ से अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके पास 10 या 12 नंबर क्वेश्चन है तो ही आप ज्यादा लिखिएगा, नहीं तो आप कम लिखिएगा। मोर ओवर, thermodynamic properties of non-stoichiometric compounds also vary continuously as the composition changes। अब thermodynamic properties कैसे change होता है? For example, as the partial pressure of oxygen above a metal oxide is varied। above a metal oxide मतलब कोई metal oxide का अगर आप solute solution देखो या कुछ देखो तो उसके ऊपर उसके वेपर फेज का भी तो प्रेशर होगा, तो उसको बोल रहे हैं कि above a metal oxide is varied both the lattice parameter and the equilibrium composition change continuously। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ये ग्राफ देखिए पहले तो, इस ग्राफ में 2 टाइप के कंपोजिशन लेके एक्सपेरिमेंट किया गया है। पहला वाला देखिए, ए स्टोइचियोमेट्रिक पेयर ऑफ एमओ एंड MO2। अब MO भी नॉन स्टोइचियोमेट्रिक नहीं है, MO2 भी नॉन स्टोइचियोमेट्रिक नहीं है, ये दोनों प्रॉपर स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड है। इन दोनों का अगर मिक्सचर लिया जाए और फिर एक्स एक्सिस को एटॉमिक रेशियो ऑफ MO1+X ये माना जाए, तो हमको क्या मिलेगा? पार्शियल प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन का ग्राफ ये वाला मिलेगा, ए वाला ग्राफ मिलेगा। इस ग्राफ देखिएगा, जब भी कंपोजिशन 0.5 के नियर आता है तब इसका पार्शियल प्रेशर चेंज हो जाता है। इस पॉइंट में पार्शियल प्रेशर चेंज हो गया, उसके बाद फिर से पार्शियल प्रेशर सेम रहा। जब M/O 0.5 से बढ़ के 1 तक गया और जब 1 तक पहुंच गया तो उसका पार्शियल प्रेशर फिर से बढ़ गया ऊपर की तरफ। लेकिन अगर ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक सॉलिड सॉल्यूशन होता, केस बी, ए नॉन स्टोइचियोमेट्रिक ऑक्साइड ऑफ MO1+X,
तो इसका कंटिन्यूअस होता, बी का ग्राफ देखिए कंटिन्यूअस है, इसका जो पार्शियल प्रेशर है, जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी आपको भी ले लीजिए पैरामीटर, वो कंपोजिशन के साथ थ्रू आउट 0 to 1 कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। ये इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, कुछ भी हो, लेकिन वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा, बीच में ऐसे ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक, द ग्रेजुअल चेंज ऑफ लैटिस पैरामीटर ऑफ अ नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड as a function of its composition is known as वेगार्ड्स रूल। ये जो रूल है कि ग्रेजुअल चेंज होगा लैटिस पैरामीटर का या थर्मोडायनामिक कोई भी पैरामीटर का ऑफ अ नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड, उसमें कोई भी बीच में ब्रेक नहीं आएगा, और विच इज अ फंक्शन ऑफ इट्स कंपोजिशन, इट इज नोन एज, इसने दिया था वेगार्ड ने, सो विच इज नोन एज वेगार्ड्स रूल। अब नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स के आपने इतना सारा जान लिया, तो एग्जाम में तो एग्जाम्पल भी तो देना पड़ेगा ना। तो एग्जाम्पल क्या दीजिएगा, जनरली हाइड्राइड्स होते हैं, कुछ ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फाइड्स आपको मिल जाएगा, और ये कौन कौन के ब्लॉक से, डी ब्लॉक से मिल जाएगा, एफ ब्लॉक से मिल जाएगा, और लेटर पी ब्लॉक एलिमेंट से आपको मिल जाएगा, मतलब हेवी पी ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे टाइटेनियम X। और ये जो 1 to 2 मैंने लिखा है, इसका मतलब है x कितना हो सकता है, 1.1 हो सकता है, 1.9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 1 से 2 के बीच में। जिरकोनियम, हॉफनियम, देखिए टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, ये एक ही ग्रुप में है, ग्रुप 4 में है ये, और ये किस टाइप के एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हुआ डी ब्लॉक एलिमेंट वाला नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड। इसके साथ एलिमेंट आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे देखिए गैडोलिनियम, लुटेशियम, इनका भी हाइड्राइड्स तैयार होता है, जहाँ पे x का वैल्यू, ये जो मैं सब राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ, ये x का वैल्यू है, ये का वैल्यू है 0.7। सबका x का वैल्यू को याद रखने का कोई मतलब नहीं है, आप एक दो एग्जाम्पल, प्रॉपर एग्जाम्पल, डी ब्लॉक का 2, एफ ब्लॉक का 2 एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, चलेगा। Now condition for formation of non-stoichiometric compound. First condition क्या है, all over changes in composition throughout temperature range। ये तो हमने पहले भी देखा था, कहाँ पे, substantial solid solutions पे। Second condition, at least one element should exist in more than one oxidation state. Thus in Wood's side, as X increases, अब देखिए पहला लाइन पहले दोबारा पढ़ लेते हैं। पहले लाइन का मतलब क्या है कि जिस दो एलिमेंट के नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड हम बना रहे हैं, उसमें कम से कम एक एलिमेंट का मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए अभी आपको पता चल जाएगा। x अगर इंक्रीज करेगा, यहाँ पे देखिए अगर x इंक्रीज किया तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स का वैल्यू कम होता जाएगा। कम होगा मतलब Fe कम होता जाएगा। अब Fe में कौन कौन है, Fe में Fe2 भी आपको मिलेगा और Fe3 भी आपको मिलेगा। तो अगर दोनों घटते गए, x के इंक्रीज होते दोनों ही अगर घटते गए नंबर ऑफ एटम्स, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्योंकि Fe2 को तो O2 माइनस, जो यहाँ पे ऑक्सीजन है वो O2 माइनस बैलेंस कर पाएगा, लेकिन Fe3 को O2 माइनस बैलेंस नहीं कर पाएगा। तब सम Fe2 शुड गेट्स ऑक्सीडाइज टू Fe3, तब जाके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस्ड रहेगा। दैट इज वाई नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड only by D and F block elements and some heavy P block elements। क्यों? क्योंकि all of them have 2 or more than 2 oxidation states। इसीलिए यहाँ से अलग क्वेश्चन ही आ सकते हैं आपके पास 4-5 नंबर के, कि जो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स तैयार होते हैं वो डी या एफ ब्लॉक से ही तैयार होना, फॉर्म होना क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का मोर देन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, 2 या मोर देन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, और उतने ऑक्सीडेशन स्टेट्स का ज़रूरत क्यों है, इस वजह से है। ये वाला एग्जांपल आप दे दीजिएगा, इसके आगे भी एग्जांपल मिलेगा पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर में। अब देखिए सॉलिड सोल्यूशन, मैंने कहा था कि सॉलिड सोल्यूशन खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाकी है, जो कि नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स के रिलेटेड है। ए सॉलिड सोल्यूशन ऑकर्स वेयर देयर इज अ कंटिन्यूअस चेंज और वेरिएशन इन कंपाउंड स्टोइशियोमेट्री विदाउट ए चेंज इन स्ट्रक्चरल टाइप। ये अपने सॉलिड सॉल्यूशंस में भी देखे हैं।
फॉर एग्जाम्पल जिंक कॉपर ब्रास, जिंक और कॉपर के जो एलॉय बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ब्रास। और कॉपर और टीन के जो एलॉय बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रोंज। ये ध्यान में रखिएगा कि ब्रोंज कौन सा है और ब्रास कौन सा है। तो जिंक और कॉपर के जो ब्रास एलॉय बनते हैं या सॉलिड सॉल्यूशन that exists for the complete range of composition Cu-6 Zn, ये उसका जनरल फॉर्मूला है, where x is more than 0 but less than 0.38. This is not 38, this is 0.38. Another good example is the perovskite structure. क्यों more than one oxidation state चाहिए, ये यहाँ से आपको अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। Adopted by many compounds of stoichiometry AbX3, perovskite structure का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है AbX3। फॉर इंस्टेंस, मतलब फॉर एग्जाम्पल, बोथ लैंथेनम Fe ऑक्साइड एंड स्ट्रोंशियम Fe ऑक्साइड आर पेरोव्स्काइट्स, दोनों ही पेरोव्स्काइट्स हैं। अब मान लीजिए ये दोनों मिक्स हो रहे हैं विथ ईच अदर, टेकिंग हाफ ऑफ LaFeO3 यूनिट सेल्स प्लस हाफ ऑफ स्ट्रोंशियम FeO3 यूनिट सेल्स, तो फाइनली मिलेगा LaSrFe2O6। बट क्योंकि हमने यूनिट सेल्स लिए हैं, हाफ ऑफ यूनिट सेल्स लिए हैं, तो एक्चुअली हमको मिल रहा है लैंथेनम 0.5, स्ट्रोंशियम 0.5 एंड FeO3। आप इसको अगर एक पैरेंथेसिस में रख रहे हो, एक ब्रैकेट में रख रहे हो, तो ये किसका स्ट्रक्चर इमिटेट करता है, दिस इज ऑल्सो अ पेरोव्स्काइट। मतलब दोनों पेरोव्स्काइट के हाफ यूनिट से लेके हम पेरोव्स्काइट बना लिए हैं। एंड दिस पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर इज जस्ट अ पर्टिकुलर पीस ऑफ ए ह्यूज रेंज ऑफ पेरोव्स्काइट्स। मतलब हमने 0.5 हाफ सेल लिया है यूनिट सेल, वो ना लेके हम कुछ भी ले सकते थे जिसका कॉमन फॉर्मूला होता La1 - x SrX FeO3, where x is more than equals to 1 and less than equals to 1. Sorry, more than equals to 0 and less than equals to 1. This is considered solid solution because a single structural type here is allowed or followed here for all the composition of lanthanum and strontium. मतलब लैंथेनम और स्ट्रोंशियम का इस x के जगह आप कुछ भी बिठा दो, ऑब्वियसली वो इस रेंज में होना चाहिए, लेकिन आपको मिलेगा पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर ही। नाउ दिस इज अनदर पैराग्राफ, ये आप नोट करने के बाद अनदर पैराग्राफ में लिखिएगा, सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफन आर सीन formed by d block elements since the stoichiometry change in one element might require oxidation state change in other elements। ये हमने देखा था उर्टज़ाइट में, लेकिन यहाँ से और अच्छे तरीके से वो प्रूव हो जाएगा। And only d block elements shows generally more than equals as x increases in this perovskite। x अगर इंक्रीज करे, ये x आप अब वर्चुअली सोचिए इसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, एंड La3 आर गेटिंग रिप्लेस्ड बाय Sr2। स्ट्रोंशियम जो कि बाइवेलेंट है वो लैंथेनम ट्राइवेलेंट कैटायंस को रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब ट्राइवेलेंट कैटायन बाइवेलेंट से अगर रिप्लेस होगा तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी गड़बड़ा जाएगा इस कंपाउंड का, पेरोव्स्काइट का। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, देन टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी some Fe3 यूनिट मस्ट चेंज टू 4। आप नोट करने के वक्त इसको Fe2 और इसको Fe3 मत कर दीजिएगा। जनरली Fe+2 और +3 में रहता है, लेकिन इधर पेरोव्स्काइट में Fe3 रहता है और जब ज़रूरत पड़ता है तो वो Fe4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट शुड बी ओनली 3 and 4। नाउ अनदर पॉइंट, some other solid solutions include high temperature superconductors। सुपर कंडक्टिंग कैपेबिलिटी सॉलिड सॉल्यूशंस में आता है जब वो हाई टेम्परेचर में रहता है। एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल आप याद रख लीजिए, वैसे यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल मैंने दिया है, लैंथेनम 2 - x बेरियम x CuO4। x का वैल्यू क्या है, 0.4 से 0, विच आर सुपर कंडक्टिंग फॉर, ये जो टोटल रेंज है, टोटल रेंज में ये सुपर कंडक्टिंग नेचर नहीं दिखाता है, बस इस रेंज में ये नेचर दिखाते हैं। Another thing, and which is the last thing of this topic, is
It is also possible to combine solid solutions behavior of one stoichiometric cation with non-stoichiometry caused by defects on a different ion site. For example, जैसे कि अभी तक हमने देखा था कि बस हमें एक से ही काम चल रहा है, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर कैटायन का आप ले लो और उस कैटायन का वेरी कराते जाओ नॉन स्टोइशियोमेट्रिकली, लेकिन उसके साथ साथ आप एनायन को भी बाय डिफेक्ट वेरी करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल दिस कंपाउंड, यहाँ पे x का रेंज ये है और y का रेंज ये है। तो ये था हमारा नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स एंड सॉलिड सॉल्यूशंस। होप इट विल हेल्प यू एंड हैव अ नाइस डे।